देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए जरूरी हो जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़े, तो उसको हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है, ये डिपेंड किन फैक्टर्स पे करती है। कौन सी चीजों पे मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगी? क्योंकि हमारे माइंड में होता है कि मोल के अंदर अमाउंट ऑफ जो एंटिटीज होती है वो इक्वल होती है। कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डिफरेंट चीजें हैं, उनका अगर 1 1 मोल है, तो उसके अंदर हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, पार्टिकल्स होती है। ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि जब इक्वल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होगी तो उनकी जो मोलर हीट कैपेसिटीज होंगी डिफरेंट चीजों की एक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोलर हीट कैपेसिटीज जो होती है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और ये डिफरेंट चीजों की डिफरेंट होती है। इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि ये और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है। देखें, ये इसकी वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। देखिए, पहला होता है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मकसद है कि जो किसी भी चीज का जो मॉलिक्यूल होता है वो उसके अंदर कितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, और उनके अंदर कितनी तादाद जो होती है वो एटम्स की है। क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी वगैरह जो होती है वो इन्हीं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की वजह से या इन्हीं मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस की वजह से होती है। तो मुख्तलिफ चीजों की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है। जिस तरह से अगर सॉलिड की बात कर लें, तो सॉलिड के अंदर अगर क्रिस्टलाइन कोई मटेरियल है तो डिफरेंट क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। इसलिए ये जो केमिकल कंपोजिशन होती है, ये एक की रोल जो है वो इसके अंदर प्ले करती है। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल कंपोजिशन। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट से ही मुख्तलिफ स्ट्रक्चर आती है of atoms and molecules which affect their ability to store thermal energy. नंबर 2 होता है फिजिकल स्टेट। कि आपने जो सब्सटेंस लिया हुआ है उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी। देखिए, फिजिकल स्टेट के मकसद है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, वो गैसियस स्टेट के अंदर है, या वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। ठीक है। ये जो इसकी फिजिकल स्टेट होती है ना, ये मैटर करती है कि उसकी द मॉलिक्यूलर सॉरी द मोलर हीट कैपेसिटी state whether it is a solid, liquid or gas. This is because the amount of heat energy required to raise the temperature of substance depends how tightly the particles are packed together. ठीक है। जैसे गैसेस होती हैं उनके अंदर इजी एक्सपेंशन आ जाती है, इसलिए कि गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, जबकि सॉलिड्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर एक्सपेंशन भी जो होती है वो कम आती है। इसलिए जैसे वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है ना, सबसे ज्यादा गैसेस के अंदर आती है, इसलिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती है, जबकि सॉलिड के अंदर ये जो होती है स्ट्रांग होती है। तो इसी तरह से जो ये हमारे पास फिजिकल स्टेट होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती है उनकी
होने की वजह से इसकी मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। दूसरा होता है 1 डिग्री, टेम्परेचर 10 डिग्री है, 10 डिग्री से आप 11 करना चाहते हैं, या उसी गैस का दूसरा मोल है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री है, आप 60 से 61 करना चाहते हैं। तो ये चीजें भी जो होती है ना, ये चीजें भी अफेक्ट करती हैं कि आप किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक उसको बढ़ाना चाहते हो। The more at higher temperature, the internal energy of a substance increases. हायर टेम्परेचर पे इंटरनल लेके हायर टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ती है? देखिए, इंटरनल एनर्जी में दो एनर्जीज आती है कॉमनली जो हम लेते हैं, वैसे तो सब एनर्जीज आती है जो, लेकिन जो उसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक किनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बढ़ती हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी मॉलिक्यूल्स की? टेम्परेचर बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस कौन सी होती है? अट्रैक्टिव होती है ना। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दो अट्रैक्टिंग अट्रैक्टिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जैसे अर्थ से कोई चीज हम हाइट पे ले जाते हैं, तो अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स कौन सी होती है? अट्रैक्टिव होती है। इसलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस में जब स्पेस बढ़ता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा है, जब अनलाइक चार्जेस एक दूसरे से अवे जाती है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जब लाइक चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आते हैं, ठीक है, तो होता यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स भी बढ़ती हैं और मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिंग भी बढ़ती। स्पेसिंग बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जीज बढ़ती हैं और मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जीज बढ़ती हैं, और इस तरह से हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी बढ़ती है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। The molar heat capacity of a substance can vary with temperature. At higher temperatures, the internal energy of a substance increases, which can affect the substance's molar heat capacity. इसके बाद प्रेशर है। The molar heat capacity of gas can depend on its pressure. At higher pressure, gases can become denser, which can affect their molar heat capacity. देखिए, जैसे आपको पता है कि मोलर हीट कैपेसिटीज दो होती हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। आगे हम उसको करते भी हैं। तो ये प्रेशर जो होता है ये भी इसके ऊपर असर देता है, और ये एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मकसद है कि जो आप एटम ले रहे हो उसका एटॉमिक वेट कितना है। सपोज करें आपने हाइड्रोजन लिया, तो उसका तो दो होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स होते हैं। आपने एक और गैस ली जिसमें सपोज कर लेते हैं कि उसके मॉलिक्यूल के अंदर 3 या 4 या 5 एटम्स हैं, तो जाहिर है कि जिस गैस के मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम्स हैं और दूसरी गैस के मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो जाहिर सी बात है उनकी डिफरेंट नेचर होगी, तो उनकी हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज जो होती है ये भी इसके ऊपर असर देती है। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप of its atoms and molecules. For example, substances with complex molecular structure, जिनके molecules complex होते हैं, इस तरह simple नहीं होते हाइड्रोजन लाइक, may have higher molar heat capacities than substances with simpler atomic structures.
द मोलर हीट कैपेसिटी सॉरी इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करती है। जैसे प्योर वाटर होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होती है और बॉइलिंग पॉइंट कौन सी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन उसी पानी के अंदर अगर आप साल्ट को मिक्स कर दें या किसी और चीज को मिक्स कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरह से जो ये सब्सटेंसेस होते हैं वो प्योर है या इम्प्योर है, उनके अंदर कोई इम्प्योरिटीज एड है तो वो भी इसके ऊपर असर करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे कि हम एक चीज पढ़ते हैं इसके अंदर के गैसेस की 2 मोलर हीट कैपेसिटीज होती है। गैसेस हैव 2 मोलर हीट कैपेसिटीज। गैसेस जो होती है उनकी 2 मोलर हीट कैपेसिटीज होती है। ठीक है, एक मोलर हीट कैपेसिटी होती है मोलर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है सीवी, इसको हम कहते हैं सीवी। अब इसकी डेफिनेशन वही होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अप टू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब सपोज करें हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपको पता है सिलेंडर या पिस्टन का जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये सपोज करें हमारे पास इस तरह से एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उसके अंदर हम आइसोकोरिक प्रोसेस करते हैं। आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। कि सपोज कर ले हमारे पास सिलेंडर है, पिस्टन है और इसके अंदर हमने 1 मोल ऑफ गैस रखा हुआ है। ठीक है, अब ये 1 मोल ऑफ गैस हमने रखा है और इसका वॉल्यूम जो होता है आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट इन वॉल्यूम मींस चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। अब अगर इस 1 मोल को, और इसके अंदर जो हमारे पास है ये 1 मोल है, ये हमारे पास किसी भी गैस का 1 मोल है। अब देखिए अगर इसको हम इस तरह से हीट देते हैं डेल्टा क्यू, तो ये हीट जैसे ही इस सिस्टम के अंदर जाएगी तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन ये कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो जब हम कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस करते हैं, जैसे हमारे पास गैस के सिलेंडर होते हैं घरों के अंदर, ये जो एलपीजी के खाने पकाने के लिए होते हैं इनका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप इसको सिलेंडर को गर्म करोगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी अंदर से बढ़ेगी और इसकी गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हो तो टोटल जितनी भी आप हीट देते हो वो टोटल आपकी गिवन हीट किस में चली जाती है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। और इस सिस्टम का टेम्परेचर जो होता है वो जल्दी बढ़ता है। टेम्परेचर जो होता है वो गैस का जल्दी बढ़ जाता है। सपोज कर लेता हूं मैं कि मैंने 100 जूल एनर्जी दी और 100 जूल एनर्जी देने के बाद इसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री बढ़ गया। टेम्परेचर के अंदर चेंज 1 डिग्री आ गई। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ये होता है कि होल गिवन हीट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ओनली।
इसके अंदर टोटल इंटरनल एनर्जी जो होती है, टोटल इंटरनल एनर्जी में चली जाती है हीट। और इसके अंदर वर्क जो होता है वो नहीं होता, क्योंकि आपको तो हम कहेंगे उसके अंदर वर्क नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क जो होता है वो चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर आप कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो होती है, देयरफॉर आप कहोगे कि इसके अंदर वर्क जो होगा वो जीरो होगा, कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम चेंज इन वॉल्यूम जीरो, देयरफॉर वर्क जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, और टोटल गिवन हीट जो होती है वो हमारी इंटरनल एनर्जी के अंदर चली जाती है। अब अगर इस तरह से हम देखते हैं, दूसरा जो होता है हमारे पास कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp। Cp का मकसद होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब सपोज करें हम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेते हैं और उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। देखिए ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, सेम गैस है, इसका 1 मोल है। ये भी जो गैस हमने 1 मोल यहाँ पे रखा है वही सेम गैस का 1 मोल हमने यहाँ पे रखा है। अब अगर इसको हम यहाँ से हीट देंगे तो आपको पता है कि इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं है, तो यहाँ पे वर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जब आप हीट दोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जब आप हीट देने से पहले, जब आप हीट नहीं दे रहे तो इसका पिस्टन ना नीचे जा रहा होगा ना ऊपर जा रहा होगा, मीन्स अंदर का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर बराबर होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको हीट दोगे तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर का क्या होना है, कांस्टेंट। तो गैस क्या करेगी, ऊपर का प्रेशर कांस्टेंट होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो गैस के अंदर क्या आ जाएगी, एक्सपेंशन आएगी। ठीक है, और एक्सपेंशन की वजह से अंदर का प्रेशर फिर कम होगा, और जब बाहर और अंदर का प्रेशर इक्वल होगा तो पिस्टन फिर मूव करना छोड़ देगा। ठीक है, जैसे बलून होता है, जब बलून के अंदर हम एयर भरते हैं तो जैसे जैसे एयर उसके अंदर हम भरते हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ता है, तो उसमें एक्सपेंशन आती है। लेकिन जब हम एयर को रोक लेते हैं तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जब इंटरनल एनर्जी में गई तब जाके 1 डिग्री बढ़ा। यहाँ पे कितनी इंटरनल एनर्जी के अंदर गई, 50 जूल। तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, 0.5 डिग्री बढ़ेगा।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम को 100 जूल और देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी, तब जाके इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा। तो जब आप कांस्टेंट प्रेशर रखते हो, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हमें कम हीट देनी पड़ती है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में पाथ कहलाता है। हम कहते हैं ना वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ, तो थर्मोडायनेमिक्स में यही पाथ होता है। पाथ का मकसद प्रोसेस होता है। हम कहते हैं ना वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड्स अपॉन पाथ, यही पाथ होता है। इसी को हम थर्मोडायनेमिक्स में पाथ कहते हैं। जो हम आम तरह से मैकेनिक्स के अंदर जो रास्ते को पाथ कहते हैं, यहाँ पे इस रास्ते को हम पाथ कहते हैं। तो इसके लिए आप लिखोगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर part of heat supplied, part of heat supplied is used as increasing internal energy, and part of heat is utilized as work। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, इसका कंक्लूजन आप इसका लिख सकते हैं, दोनों का कंक्लूजन आप ये लिख सकते हैं कि more heat is required to raise temperature of 1 mole of substance at constant pressure than at constant volume। ठीक है, आप ये कह सकते हैं Cp इज ग्रेटर देन Cv। Cp जो होती है वो Cv से ज्यादा होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन के गैस डायटोमिक है, मोनोएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, उस पर डिपेंड करती है। आगे जब टॉपिक आएगा तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप कहेंगे कि गैसेस की 2 मोलर हीट कैपेसिटीज होती है। कभी कभी इसको एक और पैरामीटर में देखा जाता है, कभी कभी ये कहा जाता है कि ऐसी चीजें जिनका वॉल्यूम प्रेशर की वजह से ज्यादा अफेक्टेड होता है, तो ऐसी चीजों की मोलर हीट कैपेसिटीज 2 होती है। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड ऐसी चीजें होती हैं जिनके वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेशर से। प्रेशर बढ़ने से उनके वॉल्यूम पे कोई खास चेंज नहीं आती, प्रेशर कम होने से उनके वॉल्यूम पे कोई खास तब्दीली नहीं आती। तो इसलिए सॉलिड और लिक्विड की 2 मोलर हीट कैपेसिटीज नहीं होती, गैसेस की 2 मोलर हीट कैपेसिटीज होती। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि ये जो है वो इसके अंदर इसके ऑप्शन भी लिखे हुए बेटा, इनके ये ऑप्शन भी लिखे हुए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर द मोलर हीट कैपेसिटी इज डिपेंडेंट ऑन, कि मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो देखिए हम डिपेंडेंस के मुख्तलिफ फैक्टर्स पढ़ के आए। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन ये होती है कि हम मोलर जब हम डिस्कस करते हैं तो हम समझते हैं कि मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी तादाद बराबर होती है, इसलिए ये बराबर होनी चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं है। हीट कैपेसिटीज, इंटरनल एनर्जीज वगैरह जो होती है वो सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करती है, ये इन चीजों पे भी डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूलर जो है वो वेट कितना है, मॉलिक्यूल डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी होती है, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो द मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर पे सिर्फ जो है वो डिपेंड नहीं करती। प्रेशर ओनली, सिर्फ प्रेशर पे डिपेंड करती है। या मास ओनली, यहाँ पे मास का मतलब क्या होता है? देखिए मास का मतलब होता है, सपोज करें एक ऐसी गैस है जिसका 1 मोल है, जिसके हर मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम है। दूसरी ऐसी गैस है जिसका 1 मोल है, जिसके हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो उनकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बराबर होगा, लेकिन उसके 1 मोल का मास तो इक्वल नहीं होगा। जिसका बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसका मास क्या होगा? ज्यादा, जिसका छोटा होगा उसमें कम होगा। तो यहाँ पे मास का मतलब ये होता है। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मोलर हीट कैपेसिटी? ठीक है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे मोलर कांस्टेंट नहीं होती, ये तो हम गैसेस के अंदर डिस्कस कर चुके ना। गैसेस को आप किस तरह से उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो? कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ाते हो, कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ाते हो, किस पे डिपेंड करती है? इट वेरीज विद द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, कि क्वांटिटी कितनी है। It is not affected by the changes in temperature. It is inversely proportional to the molecular weight of the substance. इसका होगा it varies with the quantity of the substance, कि कितनी quantity है आपके पास। The molar heat capacity of water is higher than that of many other substances due to, ये simple सा एक logical reason है इसका, the presence of a hydrogen bonding एट एब्सोल्यूट जीरो। जब किसी भी चीज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो एट एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो हीट कैपेसिटी कितनी होती है? एब्सोल्यूट जीरो पे जो हीट कैपेसिटी होती है वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, ये जो होती है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट जीरो होता है ना, वहां पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ही खत्म हो जाती है। जब मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ही खत्म हो जाती है तो हर चीज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये आप कर सकते हैं, ये इस तरह से होता है। ठीक है बेटा, ये होता है द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हीट कैपेसिटी क्या है बेटा? स्पेसिफिक नहीं है। देखिए ध्यान में रखिएगा कि हीट कैपेसिटी एक अलग चीज होती है, मोलर हीट कैपेसिटी अलग चीज होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग चीज होती है। ये मैंने सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे रखा इसलिए ताकि ये आपके माइंड में आ सके कि आप हर चीज को एक ही पैरामीटर में नहीं देखिएगा। पढ़ने में, क्वेश्चन समझने में केयर करनी पड़ती है। द हीट कैपेसिटी यहाँ पे ना मोलर कही गई है और ना ही स्पेसिफिक कही गई है। तो ये किस पे डिपेंड करती है? मास पे, मटेरियल पे। मास और मटेरियल दोनों पे करती है। अगर कोई बड़ी बॉडी है, क्योंकि ये होल बॉडी का टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ होल जो है वो बॉडी जो होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? इसका रीजन भी लिखा, ये पढ़ लीजिए, सिंपल है। मैं ये वैसे भी पिक्चर आपको भेज देता हूँ, यहाँ पे बिलर नजर आएंगी, आपको ग्रुप के अंदर भेज देता हूँ, इसको देख लीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। टेस्ट बेटा आपकी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, तो टेस्ट आपकी होगी। ठीक है, फिर जब होती है, अभी मेरे ख्याल में 15 है डेट, तकरीबन जो होगी वो जीटी आपकी, मैंने आपको बताया 1 मार्च, वो आज भेजते हैं आपको उसका शेड्यूल। तो फिर उस शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये कब होगी। ठीक है, और जो जीटी का सिलेबस होगा फिजिक्स का बेटा, वो जो हमने पहले हो गया वो नहीं होगा। ठीक है, जो बाद वाला जो हम पढ़ रहे हैं, कुछ एक लॉजिक होता है, वो मैसेज करके बताऊंगा। एक लॉजिक होता है, कॉमन लॉजिक